अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलस के 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे 16 तक। तो आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनका ताल्लुक ग्राफ के साथ होगा। तो हम देखेंगे कि जो कैलकुलस में 1.1 के जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं उनके ग्राफ किस तरह से ड्रा किए जाते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम सिर्फ इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ग्राफ वाला क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज में आता है वो क्वेश्चन नंबर है 23, जो कि हमें कुछ यूँ दिया गया है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। हमने इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो पहले हम इस मॉड को सॉल्व करेंगे। तो जब हम मॉड को सॉल्व करते हैं तो इसके साथ प्लस और माइनस के साइन लगाए जाते हैं, इसके साथ भी प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। अब इनकी कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन हम ये लगाएंगे कि हमारा ये जो x है ये ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से कम है। उस सूरत में ये नेगेटिव लिखे जाएंगे, मतलब इनके साथ माइनस का साइन आएगा। ये जो कंडीशन है, ये जो चीज़ बनेगी, इसकी ये कंडीशन होगी अगर x ज़ीरो या ज़ीरो से कम हो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x और ये माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमें यू आंसर मिलेगा, और कंडीशन इसकी यही लिखी रहेगी कि x क्या होगा ज़ीरो से लेस। एक ये रिजल्ट हमारे पास बना। अब इसी चीज़ को देखते हुए दूसरा रिजल्ट कुछ यू बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, पहले तो हमने रखा कि x ज़ीरो से छोटा है। अब हम ज़ीरो से बड़ा x लेंगे, लेकिन 1 से क्या लेंगे, छोटा। तो जब ज़ीरो से बड़ा लेंगे तो ये प्लस में आएगा, लेकिन 1 से तो वो छोटा रहेगा, और यहाँ 1 के साथ माइनस का साइन है। तो ये x जो भी होगा, मतलब हम जो भी x लेंगे ये 1 से क्या होगा, छोटा। तो 1 से छोटा जो भी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन माइनस का ही आएगा। तो ये फिर हमारे पास माइनस रहेगा। और कंडीशन हम इसकी यूँ लेंगे कि जो x है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा है, लेकिन ज़ीरो से बड़ा है। तो ये कंडीशन हमारे पास डिज़ाइन होगी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x और x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस प्लस 1 बचेगा, और कंडीशन हमारे पास यही चलती रहेगी। तीसरी और आखिरी जो कंडीशन होगी, तो पहले हमने x ज़ीरो से छोटा लिया, फिर ज़ीरो से बड़ा और 1 से छोटा लिया। अब तीसरी कंडीशन में हम x को 1 से भी बड़ा कंसीडर कर लेते हैं। तो ये कंडीशन ज़ाहिर है, जब हम x 1 से बड़ा लेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये चीज़ भी 1 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव मिलेगी हमें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी 2x माइनस 1, और कंडीशन हमारे पास यही लिखी रहेगी। तो इस तरह हमारे पास ये तीन कंडीशंस बन जाएंगी। अब हम इन तीनों कंडीशन को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। फंक्शन को चाहे एफ ऑफ एक्स से लिखा जाए या वाई से लिखा जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम फंक्शन को वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये तीनों रिजल्ट को हम यहाँ कंबाइन करके लिख लेंगे। पहला रिजल्ट ये बना था 1 माइनस 2x इस कंडीशन के साथ, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। दूसरा रिजल्ट हमारे पास 1 आया था, और इसकी हमारे पास ये कंडीशन थी। और जो तीसरा रिजल्ट है वो था 2x माइनस 1, और इसकी जो कंडीशन बनी थी वो ये थी। अब ये भी, इसमें भी x की पावर 1 है, यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ भी x की पावर 1 है। तो इसका मतलब है ये तीनों असल में स्ट्रेट लाइन है, इनका जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन में होगा। पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसका हम टेबल बना लेते हैं एक। हमें तो तीन पेयर मिल गए, तो इसका ग्राफ बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। x की वैल्यू 0 लेंगे या 0 से छोटी वैल्यू लेंगे।
जब हम s की वैल्यू 0 लेंगे और यहाँ 0 पुट कराएंगे तो हमें y की वैल्यू 1 मिलेगी। जब हम -1 लेंगे और यहाँ पुट कराएंगे तो हमें 3 आंसर मिलेगा। और जब हम -2 लेंगे तो यहाँ -2 पुट कराने से 2 टू द 4 4 और 1 5, ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ से हमें ये पेयर मिलेगी। दूसरी वैल्यू जो हमें मिलती है यहाँ से वो है y = 1, और इस कंडीशन के लिए x इसके बीच में आ रहा था 0 और 1 के। तो यहाँ हमें पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y = 1 है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। ये सब स्ट्रेट लाइन होगी जो x के 0 और 1 के बीच में होगी। तो ये हम इसको ग्राफ में हम शो करवा लेंगे। तीसरी चीज़ जो रह जाती है y = 2x - 1, और इसके लिए शर्त क्या लगी हुई थी कि x क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। इसके लिए जो हमारे पास टेबल डिज़ाइन होगा तो s की वैल्यू अगर हम 2 ले लें और यहाँ 2 पुट कराएं तो 2 टू द 4 4 - 1 3 आएगा। और अगर यहाँ हम 3 पुट करवा लें तो 2 3 द 6, इसमें से 1 निकाल दें 5, और अगर हम 4 पुट करवा लें तो यहाँ 7, ये सिलसिला चलता रहेगा। अब इन तीनों चीज़ों का हम ग्राफ डिज़ाइन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। इनका ग्राफ बनाने के लिए हमने ये वाला एक्सिस ड्रा कर लिए हैं, ये x एक्सिस की लाइन और ये y एक्सिस की लाइन। पहले स्फीयर को देख लेते हैं। इसमें x की वैल्यू 0 और y की 1, तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ कहीं होगी और y का 1 यहाँ कहीं होगा पॉजिटिव साइड पे। इसी तरह s की वैल्यू -1 और y की 3, तो s की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, तो यहाँ s की वैल्यू -1, यहाँ y की 3 है। तो इस हिसाब से हम इसके सामने आएंगे और इधर से इसके सामने, तो अंदाजे से यहाँ कहीं हम एक पॉइंट लगा लेते हैं। फिर x की वैल्यू -2 और y की 5, s की -2 ये होगी और y की 5 ये। हम -2 x का ले लेते हैं और सामने जाएंगे y के 5 के सामने, ये y का +5 है। तो तकरीबन अंदाजे से हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट तो अभी हमने ज्वाइन भी करने हैं। फिर ये y = 1 है और ये y1 ऐसी लाइन है जो किसके बीच होगी, x के 0 और 1 के बीच। तो ये x का 0 और ये x का 1 और y का 1 यहाँ कहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे जो बीच में होगी x के 0 और 1 के, ये यहाँ तक रहेगी ये स्ट्रेट लाइन। इस पेयर पे आए तो s की वैल्यू 2 और y की 3, तो दोनों पॉजिटिव हैं, s का 2 और y का 3। हम अंदाजे से यहाँ पे कहीं एक पॉइंट लगा लेते हैं। फिर s की 3 और y का 5, तो ये s की 3 और सामने जाते हैं y के 5 के, तो वो अंदाजे से लगा लेते हैं तकरीबन यहाँ कहीं। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो आप स्केल से बनाएंगे तो उससे अच्छा ग्राफ बनेगा। ये तो हम अप्रॉक्सीमेटली ये अंदाज़न ये ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको यूँ ज्वाइन करने पड़ेंगे। एरो का मतलब है कि ये ग्राफ अभी मज़ीद आगे भी हम इसको लेकर जा सकते हैं। कीमतें अगर लिखना चाहें तो ये कौन सी पॉइंट्स है, s का 0 और y का 1, और ये दूसरा पेयर था 2 और 3 वाला, और ये अगला पेयर था 3 और 5 वाला है। ये तो इसी से का हो गया। इसी तरह यहाँ से भी हम ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को। तो ये मैंने बताया था, आप जब स्केल से ड्रा करेंगे तो अच्छा ग्राफ बनेगा जब वो ग्राफ पेपर होगा, क्योंकि इससे पॉइंट एग्जैक्ट पोजीशन पर आएंगे। ये तो अभी अंदाजे से ये वाले पॉइंट ड्रा किए गए हैं, तो ये पॉइंट मैं यहाँ इसके सामने ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इन पॉइंट के अंदर से गुज़रनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ कहीं इसको पॉइंट लगा लेता हूँ।
ये जो पॉइंट है ये किसको शो कर रहे थे, ये हमें यहाँ से पता लग जाएगा, -1 और 3। और दूसरा पॉइंट कौन सा था, -2 और 5। तो ये -2 और 5 की पोजीशन थी, ये -1 और 3 की पोजीशन थी। तो यहाँ हमने, बल्कि ये जो पॉइंट हमने ड्रा किया है इस तरफ तो 0 और 1 होगा, जबकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों 1 1 को शो करेंगे। इस तरह इस क्वेश्चन का हमारे पास जो ग्राफ डिज़ाइन होगा वो 3 स्ट्रेट लाइन पर होगा। ये वाली स्ट्रेट लाइन थी, एक ये वाली थी और एक ये वाली। तो अब इस अगले क्वेश्चन का देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन समझने के लिए हमें पहले पता हो कि ब्रैकेट फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब बैकग्राउंड पता होगा तो तब हमें जो अगला क्वेश्चन है उसका ग्राफ समझ में आएगा। तो ये समझने के लिए हमें पहले एक चीज़ का पता हो, ये तो हम जानते हैं कि 1 और 2 के दरमियान बेशुमार जो वैल्यूज़ हैं वो आती हैं। मसलन अगर हम 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर लिखना चाहें जो 1 से शुरू हो लेकिन उसमें 2 शामिल ना हो, तो बेशुमार नंबर हम इस तरह के लिख सकते हैं, जैसे 1.01, 1.1 हो गया, 1.009। ये बेशुमार नंबर हैं, बल्कि इनफाइनाइट नंबर है जो हम 1 और 2 के दरमियान लिख सकते हैं। और अगर शर्त लगा दी जाए कि वो 1 से शुरू हो और उसमें 2 शामिल ना हो, तो हम जो भी नंबर लिखेंगे वो फ्रैक्शन या पॉइंट में आएगा। हम देखेंगे वो स्टार्ट तो 1 से ही होगा, लेकिन उसका जो एंड है वो 2 पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच रहेगा, 1 शामिल होगा लेकिन 2 इसमें शामिल नहीं होगा। इसी तरह 2 और 3 के दरमियान अगर हम कोई नंबर लिखना चाहें जो 2 से शुरू हो, 3 इसमें शामिल ना हो, और 2 से शुरू हो, 2 से बड़ा भी हो लेकिन 3 से छोटा हो, तो हम जानते हैं कि वो कुछ इस तरह से हो सकता है, 2.01, 2.003, 2.09, और ये भी इनफाइनाइट नंबर है, चलते जाएंगे। इसी तरह फिर 4 और 3 और 4 और 5, 5 और 6, उनके बीच भी इसी तरह के बेशुमार नंबर आ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि 1 2 के दरमियान हम जो भी नंबर लिखते हैं उसका स्टार्ट 1 से हो रहा है, मतलब जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या रहेगी, 1। बाकी ये तो फ्रैक्शन है, जो पॉइंट के बाद इंसार है वो फ्रैक्शन है। अगर हम यहाँ से भी देखें तो जो इंटीजर वैल्यू है वो 2 आ रही है, जो पॉइंट वाला है सब फ्रैक्शन में शामिल है। ये तो ये चीज़। अब ब्रैकेट फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है, तो हम कुछ यूँ लिखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, और x के लिए क्या शर्त होगी, x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। इसकी ये शर्त होगी कि x सबसे बड़ा डिजिट होगा लेकिन यह ख़ास वैल्यू से बड़ा नहीं होगा। तो ये शर्त लगा दी जाए तो फिर ये जो फंक्शन हमारे पास बनता है f(x) इज़ इक्वल टू इस ब्रैकेट के अंदर, तो इसे क्या कहा जाएगा, ब्रैकेट फंक्शन कहा जाएगा इसको, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इन चीज़ों को देखते हुए इसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो कुछ यूँ बन जाएगी, जैसे हमने यहाँ देखा ये छोटा था और ये एक नंबर बड़ा था, ये छोटा था और ये एक नंबर बड़ा था, ये शामिल था लेकिन ये शामिल नहीं थे। तो इसकी जो जनरल फॉर्म हम लिखेंगे वो कुछ यूँ लिखी जाएगी, पहला हिस्सा शामिल होगा लेकिन एंड वाला शामिल नहीं होगा। पहला जो हिस्सा होगा वो एक नंबर छोटा होगा और ये एक नंबर बड़ा होगा, मतलब अगर ये x है तो इससे एक नंबर कम x-1 होगा, और अगर हम इसको x- कह लें, x-1 कह लें, तो ये x-2 होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये
अगर 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 3। मतलब राइट साइड वाला एक नंबर बड़ा होगा और लेफ़्ट वाला एक नंबर छोटा होगा। तो ये ब्रैकेट फंक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है। तो पहले इसका हम देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनाया जाता है। उसके बाद फिर हम जो अगला क्वेश्चन था 24 उसको भी इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको हम y से भी डिनोट कर सकते हैं और इसकी हम कुछ मुख्तलिफ़ कीमतें ले लेते हैं। ये ब्रैकेट फंक्शन कहलाएगा। पहली वैल्यू हम इसकी ज़ीरो लेंगे और हम बताएंगे कि ज़ीरो वो इंटीजर है जो किसके बीच में आता है। मतलब ज़ीरो से बड़ा नंबर क्या होगा, 1 होगा, लेकिन जो इंटीजर वैल्यू है वो हम ज़ीरो लेंगे। अगर हम 1 लिखें तो 1 एक इंटीजर वैल्यू होगी 1 और 2 के बीच, और अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 के लिए हम फिर u लिखेंगे। अगर ये सिलसिला हम बढ़ाते जाएं और अगर हम माइनस में कोई रकम लेना चाहें तो -1 से बड़ा नंबर ज़ीरो होगा, और अगर हम यहाँ -2 ले लें तो -2 से जो बड़ा नंबर है वो -1 है। इन सारी चीज़ों का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो वो भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम एक्सिस की लाइन ड्रा करेंगे, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स नेगेटिव, ये वाई एक्सिस और ये वाई नेगेटिव। पहले हम देखते हैं कि ये एस की वैल्यू 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ये हम अंदाजे से कुछ कीमतें यहाँ ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ मैंने डिज़ाइन किए ये अकॉर्डिंग टू दी स्केल नहीं है। आप चाहें तो ग्राफ पेपर पर स्केल के मुताबिक भी इन वैल्यूज़ का ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये जो आंसर्स हैं ये असल में y के आंसर्स हैं। फंक्शन को हम y से भी लिखते हैं, f(x) से भी लिखते हैं। y की जो पहली वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी, जो कि यहाँ होगा। और ये वैल्यू किसके बीच होगी, 0 और 1, और किसका 0 और 1, x का। तो s का 0 और 1 होगा जो कि यूँ लाइन लगेगी, इसमें 1 शामिल नहीं है, तो जो शामिल नहीं होगा हम यहाँ पे सर्कल लगाएंगे। तो ये पहला 1 हम यूँ लिख लेंगे। अगली वैल्यू y की क्या आ रही है, 1 और +1 जो कि यहाँ कहीं होगी, और ये 1 किसके बीच होगी, s के 1 और 2 के बीच। हम यूँ करेंगे कि y के 1 के सामने आएंगे और s के 1 और 2 के सामने। ये s का 1 आ जाएगा और ये s का 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से u लाइन लगाएंगे, जो शामिल नहीं है, जैसे यहाँ 2 शामिल नहीं है तो उस पर सर्कल आएगा, और जो शामिल होगा उस पर हम डॉट लगा देंगे। अगली y की वैल्यू क्या आ रही है, 2, तो 2 यहाँ कहीं होगा, ये नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं। तो y का 2 यहाँ कहीं होगा, और ये 2 किसके बीच में होगा, s के 2 और 3 के बीच। ये s का 2 है और ये 3, और y के 2 के सामने। तो हम यहाँ आएंगे और 2 और 3 के बीच हम एक लाइन लगा देंगे। इसमें 2 तो शामिल है, लेकिन जो सर्कल वाला हिस्सा है ये शामिल नहीं है। तो इसी तरह ये आगे भी इसमें वैल्यू भी चलती जा रही है, वो हम चाहे तो ऊपर ड्रा कर सकते हैं। अब एक दो माइनस वाले भी ड्रा कर लेते हैं। y की वैल्यू -1, तो y का जो -1 है वो यहाँ कहीं होगा, और ये -1 और 0 के बीच होगा x के। तो s का -1 और 0 यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और y का क्या था, -1, तो ये y का -1 हो जाएगा, और यहाँ से हम लाइन लगाएंगे इस तरह। अब इसमें जो शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा, और यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। फिर हम y के -2 के सामने जाएंगे, जो कि यहाँ होगा, और s का -2 और -1, s का -2 और -1, y का -2 ये हो जाएगा,
और एस का -2 और -1 ये। तो यहाँ से हम एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पे लग जाएगा एक सर्कल। तो इससे अगली वैल्यू भी अगर हम ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह आएगी, फिर अगली इस तरह आएगी और उससे अगली इस तरह, मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। ये जो मैंने भी ग्राफ डिज़ाइन किया है ये इस वैल्यू का या इस फंक्शन का ये ग्राफ था, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैंने तो ये ग्राफ नहीं बनाया ये ग्राफ, तो आप चाहें तो स्केल के मुताबिक ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट अच्छी तरह शो करवा के इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो 24 क्वेश्चन है उसमें भी इंटीजर फंक्शन आ रहा है, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। 24 क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि पहले इंटीजर वैल्यू x है और फिर इंटीजर वैल्यू x+1 है। जो सिर्फ ब्रैकेट फंक्शन x है, तो अभी मैंने ये चीज़ पिछले एक वो आर्टिकल में मैंने ये लिख कर दी थी कि इसका मतलब है कि जब हम इंटीजर वैल्यू 0 लेंगे तो वो 0 और 1 के बीच में होगी, जो 1 की इंटीजर वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच होगी, ये एंड वाले नंबर इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये मैंने भी पिछले आर्टिकल में लिखी थी, तो ये आ जाएगा। मेन चीज़ ये थी। बाकी इसी में जब हम 1 ऐड कर देंगे, मतलब इसके अंदर क्या ऐड कर दें, 1। जब आप 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2, इसमें 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, इसमें 1 ऐड करेंगे -1, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 0। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ चलते रहेंगे। तो हमने ये भी बना लिया, पर हमने पहुंचना कहाँ तक था, इसमें ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो इस पूरे रिज़ल्ट को हम 1 का नाम दे देते हैं और ये जो पूरा रिज़ल्ट है इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। तो इसको और इसको आपस में इकट्ठा ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि एडिंग 1 एंड 2। अब ये कैसे ऐड होंगे, 1 में ऐड करेंगे 0 तो हमें 1 ही मिलेगा, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी। 1 में ऐड करेंगे 2 तो हमें क्या मिलेगा, 3। 2 में ऐड करेंगे 3 तो हमें क्या मिलेगा, 5। इसी तरह -2 में -1 ऐड करें तो आपको -3 मिलेगा, और -1 में 0 ऐड करें तो -1। ये जो साथ वाली कंडीशंस हैं, तो मैंने बताया इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपने एज इट इज़ लिखनी है। उसके बाद आपको एक्सिस बनाने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ बनाए हैं। तो ये वैल्यू आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। मैंने आसानी के लिए इन वैल्यूज़ को ऊपर लिखा है, इनको साइड पे लिखा है, ताकि जब मैं इनका ग्राफ बनाऊँ तो उसमें आसानी हो। आप देख सकते हैं ये जो सारा रिज़ल्ट है, आप इसको y भी कह सकते हैं। y की पहली वैल्यू क्या है, +1, जो कि यहाँ होगी और किसके बीच होगी, x के 0 और 1 के बीच। तो y के 1 के सामने हम आ जाएंगे यहाँ पर और लाइन लगाएंगे x के 0 और 1 के बीच। यस का 0 और यस का 1 है, तो ये लाइन लग जाएगी, इसमें 1 शामिल नहीं है, जबकि ये वाला 1 शामिल था, लेकिन x का 1 शामिल नहीं है, तो यहाँ सर्कल लगा देंगे। फिर y के 3 के सामने आएंगे और x के 1 और 2 के बीच एक लाइन लगेगी, मतलब ये y का 3 है, लेकिन हम x के 1 और 2 के सामने रहेंगे। यस का 1 है, यस का 2 है, और y का ये 3, तो 1 के सामने आएंगे और y के 3 के सामने, तो यहाँ से एक लाइन लगाएंगे जो कि 2 तक जाएगी। इसमें 2 शामिल नहीं है, जबकि ये शुरू वाला पॉइंट इसमें शामिल था। अगर और आगे जाएं तो y का 5 है, जो कि x के 2 और 3 के सामने है। यस का 2 है, 2 से ऊपर y के 5 के सामने आ जाएं और यहाँ से हम 2 और 3 के बीच एक लाइन लगा लेंगे। तो 3 तो शामिल नहीं था, तो इसके लिए हम सर्कल लगाएंगे और यहाँ डॉट लगा लें। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू तो हमने ड्रा कर ली। अब नेगेटिव की तरफ आते हैं, तो y का -3 है, y का -3 यहाँ होगा और यह -3 x के -2 और -1 के बीच होगा। तो ये इसका -2 है और ये -1 और y का -3। तो हम इसको यूँ लाइन लगाएंगे ऐसे, जिसमें -1 शामिल नहीं है, जबकि -2 इसमें शामिल था। फिर y का -1 होगा, जो कि ये है, और ये किसके बीच होगा, x का -1 और यहाँ 0 आएगा।
-1 और 0 के बीच। तो y का -1 ये होगा और ये आएगा -1 और 0 के बीच में। इसमें 0 शामिल नहीं है, जबकि -1 इसमें शामिल था। इसी तरह अगर हम इसे नीचे भी और वैल्यू भी अगर हो तो वो भी हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 था उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। 25 क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह लिखा हुआ है, x माइनस इंटीजर वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ हमारे पास इंटीजर भी मौजूद है और हमें ये भी बताया गया कि जो x की कीमतें हैं वो -3 से लेके +3 तक हैं। ये कंडीशन भी हमें साथ दे दी गई है। तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केस ले लेते हैं। पहला केस हम यूँ ले लेते हैं कि अगर x को हम इंटीजर ले रहे हैं, मतलब यहाँ जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो पॉइंट में ना बल्कि कोई इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। मसलन मैंने अगर यहाँ 0 पुट करा दिया तो ये तो चलो 0 है, अब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आ रहा है वो 0 है, तो 0 बग़ैर पॉइंट के है। तो इंटीजर वैल्यू बग़ैर पॉइंट के अगर आए तो वही ली जाती है जो कि यहाँ लिखी होगी, तो फिर ये आंसर हमें 0 मिलेगा। अगर हम कोई इंटीजर 1 ले लें, जब यहाँ पुट कराएंगे तो 1 की इंटीजर वैल्यू 1 ही रहती है क्योंकि इस पर कोई पॉइंट तो मौजूद नहीं, तो इस हिसाब से यह आंसर भी 0 होगा। अगर मैं यहाँ -1 भी ले लूँ और यहाँ -1 लिख दूँ, तो जब मैं -1 भी लूँगा x की वैल्यू तो फिर ये माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो तब भी हमें आंसर 0 मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम इंटीजर वैल्यू लें चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फंक्शन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। दूसरे केस में अगर हम इसको कोई फ्रैक्शन ले लें और पहले केस में हम पॉजिटिव फ्रैक्शन लेते हैं, तो चले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x एक फ्रैक्शन है, a डॉट या पॉइंट a1 a2 ये कोई भी फ्रैक्शन है। आप इसको 1.23 भी समझ लें या 0.23 जो भी हम रखना चाहें रख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पुट कराएंगे तो ज़ाहिर है ये ब्रैकेट फंक्शन है, ये तो यही रहेगा। इसके जब हम इंटीजर वैल्यू लिखेंगे तो मैंने बताया था कि इसमें जो इंटीजर वैल्यू वो a होगी, इससे आगे सारी फ्रैक्शन है। तो जब हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो सिर्फ पॉइंट से पहले वाला ही हिस्सा हम लेते हैं, शर्त है कि अगर ये पॉजिटिव है तो यही वाला हम लेंगे, तो a रहेगा, पॉइंट वाला हम छोड़ देंगे क्योंकि इसकी इंटीजर वैल्यू a कहलाएगी। तो जब a पॉइंट a1 a2 से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट a1 a2 हमें ये आंसर मिलेगा। तो मतलब है कि या 0 आंसर या फिर 0.20। ये कब मिलेगा, अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन ली जाए। तीसरा और आखिरी केस है, अगर हम नेगेटिव फ्रैक्शन ले लें x को, तो चले फ़र्ज़ कर लेते हैं हम यही वाली वैल्यू ले लेते हैं लेकिन माइनस में ले लेते हैं। तो जब यहाँ पुट कराएंगे ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ जो इंटीजर वैल्यू माइनस में अगर आ जाए तो माइनस में लेने का मतलब ये होगा कि हम ये वाली चीज़ छोड़ देंगे। तो माइनस में ये रूल है कि इससे एक नंबर बढ़ाकर आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है। अगर माइनस में है तब -a.a1 a2 की जो इंटीजर वैल्यू होगी वो इससे एक हिस्सा ऊपर होगी। हमें पता है कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा हो वो असल में पॉजिटिव से उतना ही छोटा होगा। इसलिए जब इसकी इंटीजर वैल्यू लिखेंगे तो इसमें इसकी जो इंटीजर वैल्यू वो एक नंबर कम लिखी जाएगी। तो जब ये माइनस अंदर अप्लाई करेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस ए हो जाएगा। उस प्लस ए में से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.a1 a2 आएगा और ये +1 एज इट इज़ लिखा रहेगा। तो तीनों सूरत हाल को देखने से हमें यूँ लग रहा है कि या 0 आंसर है या 0 से बड़ा है या फिर 0 से बड़ा और 1 से थोड़ा सा छोटा आंसर है। तो इसका जब हम ग्राफ लेंगे एक्सिस ड्रा करके, x की वैल्यू -3 से +3 तक होंगी, -3 से +3 तक। और हमें यूँ लग रहा है कि सबसे छोटा आंसर 0 है और फिर 0 से थोड़ा सा बड़ा ये फ्रैक्शन है
और 1 मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और 1 में से भी अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 से थोड़ा सा हम नीचे होंगे। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हम जब ये लाइनें ड्रा करेंगे इसकी, ये 1 के करीब तो नहीं होंगी, या 1 के करीब लगा कर इनके ऊपर हम क्या लगा लेंगे, सर्कल लगा लेंगे। यहाँ कहीं होगा 1, सर्कल लगाने का मतलब है 1 शामिल नहीं है, बल्कि ये 1 से थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि हमें यहाँ से लग रहा है कि ये 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू है, इसलिए ऊपर सर्कल लगाएंगे। और सारी वैल्यूज़ का जो झुकाव है, ये ग्राफ का जो झुकाव है, वो हम पॉजिटिव साइड पे लेंगे। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था, इसका ग्राफ हमें इस शक्ल में मिलेगा। इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो ये तकरीबन जिस तरह आ रही होती है, ये उस तरह का ग्राफ इसका बनता है, जिसको हम सा टूथ फंक्शन भी कहते हैं। क्योंकि जिस तरह आरी के दंदाने इस तरह चलते हैं, तो ये ग्राफ भी तकरीबन उसी की शक्ल में चल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सा टूथ फंक्शन। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन में हमें फंक्शन के दो हिस्से दिए गए हैं। एक ये हिस्सा है जिसमें एक्स नेगेटिव है, और दूसरा ये हिस्सा जिसमें एक्स पॉजिटिव है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को थ्योरेटिकली देखें, वैसे तो हम वैल्यूज़ लेकर भी इनके ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, एक ही तरह का फंक्शन है, तो इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। पहली चीज़ जो इसको देखकर जो अंदाज़ा हो रहा है वो ये कि अगर एस की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन बेमानी हो जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसका ग्राफ हम ड्रा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि 0 के इक्वल एस की कोई वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि इस पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये दोनों फंक्शन अगर आप देखें तो रेसिप्रोकल है, ओवर फॉर्म में लिखे हैं। हम जो एक्स बढ़ाते जाएंगे तो आंसर छोटा होता जाएगा, इसलिए जब हम एस को इंक्रीज़ करेंगे तो फंक्शन ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। एस की जो इंक्रीज़ है, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू पे इंक्रीज़ करें या नेगेटिव वैल्यू पे, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। इसके बाद है कि अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ लिखा है कि एक्स लेस दैन 0, हम 0 से छोटे -1 -2 जो भी यहाँ पुट कराएंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, और यहाँ 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर पुट कराएंगे तो ये पहले से ही माइनस लगा हुआ है, तो ये शर्तें भी इसकी आ जाएंगी। एक और शर्त ये भी इसमें लगा सकते हैं कि अगर x बहुत करीब हो 0 के बराबर तो ना हो, लेकिन इसके बहुत करीब हो, और किस साइड से 0 के करीब हो, पॉजिटिव साइड से, तो हम देखेंगे कि फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, -इन्फिनिटी। मतलब अगर हम x की वैल्यू 0 के करीब पॉजिटिव साइड से लेकर आएँ, मतलब ये वाली शर्त, अगर s की कोई भी वैल्यू हम 0 के करीब ले लें, जब यहाँ पुट कराएंगे अगर थोड़ी देर के लिए 0 ही ले लें तो 1/0 इन्फिनिटी होगा, लेकिन -इन्फिनिटी। और x अगर हम नेगेटिव साइड से 0 के करीब लेकर आएँ, मतलब हम यहाँ से अगर 0 के करीब आएंगे तो फंक्शन फिर भी इन्फिनिटी होगा, लेकिन पॉजिटिव साइड से। मतलब अगर यहाँ से x 0 के करीब आए तो फंक्शन इन्फिनिटी होगा, और किस तरफ इन्फिनिटी होगा, प्लस वाली साइड में। तो अगर यहाँ से भी है तो भी वो इन्फिनिटी होगा। अब इन सारी सूरत हाल को देखते हुए जो ग्राफ हम डिज़ाइन करेंगे तो वो ग्राफ कुछ यूँ होगा। एस की वैल्यू अगर हम नेगेटिव साइड से इंक्रीज़ करते जाएं, ये तो यहाँ से अगर एस की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं इस तरह, लेकिन जब एस को हम 0 के करीब लाएंगे तो इसको टच नहीं कर पाएगा, बल्कि यहाँ से ये मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, इसके करीब तो होगा लेकिन इसको टच नहीं कर पाएगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से एक्स को बढ़ाते जाएं पॉजिटिव साइड पे, और जब हम इसको लाएंगे 0 के करीब तो इसको टच नहीं कर पाएगा, बल्कि यहीं से ये टर्न हो जाएगा, और यहाँ एसिम्प्टोटिक है, मतलब यहाँ पे ये कर्व है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और किस साइड पर इन्फिनिटी हो जाएगा, y की नेगेटिव साइड में। तो इनका जो ग्राफ है इन दोनों फंक्शंस का, वो हमारे पास कुछ
इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। और ये जो ग्राफ है ये वाला और ये वाला, ये दोनों इन्फिनिटी तक चलते जा रहे हैं। 28 क्वेश्चन हमें इस तरह दिया गया है, इसके ऊपर स्केयर डाला हुआ है, तो इसके भी 3-4 पॉइंट हम लिखकर इसका जो ग्राफ है वो आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो पहले हम देख सकते हैं कि ये x बटे में आ रहा है, डिवीजन फॉर्म में, तो 0 पर ये अनडिफाइन हो जाएगा। 0 के अलावा हम कुछ भी लगाएंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरे केस में हम देख सकते हैं कि x की हम जो मर्ज़ी वैल्यू लें, चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, इसके होने की वजह से जो फंक्शन का आंसर है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तीसरा हम ये भी देख सकते हैं कि हम x को जूँ बढ़ाएंगे तो फंक्शन डिक्रीज़ होगा। ज़ाहिर है बटे में x, तो x की वैल्यू जूँ नीचे बढ़ाते जाएंगे तो डिवाइड करने से f(x) छोटा होता जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर हम x को छोटा करेंगे तो फिर फंक्शन का आंसर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के। स्केयर जब भी आता है तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। y एक्सिस के सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि जितना ग्राफ y के इस तरफ होगा उतना ही ग्राफ y के उस तरफ भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, स्केयर। इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ यूँ होगा कि s की जो नेगेटिव वैल्यू भी है तो वो जब हम बढ़ाएंगे तो 0 से तो ये नहीं मिल सकता, यहाँ से कर्व होकर ऊपर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी जब हम s के पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो स्केयर आने की वजह से ये y का आंसर कहाँ चला जाएगा, मतलब है हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लें या पॉजिटिव वैल्यू लें, लेकिन फंक्शन का जो आंसर है वो पॉजिटिव था तो वो ऊपर पॉजिटिव साइड भी जाएगा। 0 को ये टच नहीं कर सकते, यहाँ से ये कर्व होकर मुड़ जाएंगे और दोनों ऊपर ही जाएंगे स्केयर होने की वजह से, चाहे s की वैल्यू नेगेटिव हो चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो इस तरह इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस शक्ल में हमें नज़र आएगा।